अमरजीत चौहान भारत से लंदन जाते हैं अच्छे रोजगार की तलाश में। वहाँ पे वो कड़ी मेहनत करते हैं, अच्छा पैसा भी कमाते हैं एंड एक दिन अपनी कंपनी भी लंदन में खोल लेते हैं। फिर कुछ दिन बाद अमरजीत चौहान अपनी पूरी फैमिली के साथ इंडिया से लंदन शिफ्ट हो जाते हैं। अमरजीत के 2 बच्चे भी थे, सब कुछ अच्छा चल रहा था। तभी फरवरी 2003 में अचानक से पूरी फैमिली गायब हो जाती है। परिवार के 5 लोग गायब हो जाते हैं बिना किसी ट्रेस के। कई दिन तक छानबीन चलता है। लंदन पुलिस के सैकड़ों ऑफिसर इस छानबीन में लगे हुए थे। करीब 100 करोड़ से ऊपर का खर्चा आता है इस केस को सॉल्व करने में। लेकिन उसके बाद सच्चाई जब लोगों के सामने आती है तो उसे जानकर आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। आप चाहते हुए भी यकीन नहीं कर पाओगे कि आखिर पूरा परिवार के साथ हुआ क्या था। किधर चले गए थे अमरजीत और उनके परिवार वाले, या फिर ये पूरा मामला एक सोची समझी साजिश थी। चलो जानते हैं इस केस को। अमरजीत चौहान का इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस था और उनकी कंपनी का नाम था सिबा, CIBA। अमरजीत ने नैन्सी नाम की लड़की से शादी कर रखी थी। नैन्सी एक पंजाबी लड़की थी। शादी के बाद नैन्सी और अमरजीत दोनों लंदन में रहने लगे थे। इनके 2 बच्चे भी थे और दूसरा तो सिर्फ 8 हफ्ते का ही था, मींस ऑलमोस्ट 2 मंथ ओल्ड। और क्योंकि दूसरा बच्चा काफी छोटा था तो नैन्सी की माँ चरणजीत कौर भी उस वक्त पे लंदन आई हुई थी नैन्सी की हेल्प करने के लिए। नैन्सी का एक भाई भी था, ओंकर वर्मा। वो रहता तो था न्यूजीलैंड में, लेकिन अपनी बहन और माँ से अक्सर फोन पे बातें किया करता था। वो हमेशा इन दोनों के टच में रहता था और हमेशा की तरह 14 फरवरी 2003 को भी नैन्सी ने ओनकर को कॉल किया। लेकिन इस बार वो काफी घबराई हुई थी। नैन्सी ओनकर से बोलती है कि अमरजीत कल से घर वापस नहीं आया है एंड उसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। ऑफिस में फोन करने से पता चलता है कि अमरजीत किसी बिजनेस मीटिंग से हॉलैंड गया हुआ है। लेकिन ये बात नैन्सी को खटक जाती है क्योंकि नैन्सी को अच्छे से मालूम था कि अमरजीत ने रेसिडेंस परमिट के लिए अप्लाई किया है और जिसके चलते अमरजीत का पासपोर्ट गवर्नमेंट ऑफिस में जमा है। और बिना पासपोर्ट के कोई देश छोड़ के कैसे जा सकता है, ये बात नैन्सी के दिमाग में लगातार घूम रहा था। और इस बात को नैन्सी अपने दिमाग में प्रोसेस ही कर रही थी कि तभी उसके फोन पे एक वॉइस मेल आता है। लेकिन ये वॉइस मेल भी संदिग्ध था क्योंकि अमरजीत हमेशा अपने वाइफ को पंजाबी में वॉइस मेल किया करता था और इस बार अमरजीत ने इंग्लिश में वॉइस मेल भेजा था। और ये बात भी नैन्सी को अजीब लग रही थी। 13 फरवरी 2003 को अमरजीत घर से ऑफिस निकला था लेकिन वापस नहीं आया था और 14 फरवरी 2003 को नैन्सी ने ये बात ओनकर से बताई थी। फिर जब 15 फरवरी 2003 को ओनकर नैन्सी के पास कॉल करता है अपडेट लेने के लिए, तब नैन्सी का भी फोन स्विच ऑफ आने लगा था। लगातार कोशिश करने के बावजूद भी ओनकर नैन्सी से संपर्क नहीं कर पा रहा था। अब ओनकर वर्मा भी काफी परेशान हो रहा था और उधर कंपनी के एम्प्लॉइज भी लगातार नैन्सी को फोन करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वे लोग भी नैन्सी से संपर्क नहीं कर पा रहे थे। फिर कंपनी के एम्प्लॉय पुलिस को फोन करते हैं कि पिछले 2 दिन से कंपनी का मालिक अमरजीत चौहान ऑफिस नहीं आ रहा है एंड ना ही उसका फोन लग पा रहा है। खबर मिलते ही पुलिस सीधा अमरजीत के घर पहुंचती है और तब पता चलता है कि उस घर में कोई है ही नहीं। न नैन्सी है, न उसके दोनों बच्चे हैं और न ही नैन्सी की माँ चरणजीत कौर है। पुलिस इस केस को इन्वेस्टिगेट ही कर रही थी कि तभी एक आदमी पुलिस को एक लेटर दिखाता है कि ये कंपनी अब उसकी है और अमरजीत चौहान ने इस कंपनी को बेच दिया है और अमरजीत अपने फैमिली के साथ वापस इंडिया चला गया है, ऐसा लेटर में मेंशन था। पुलिस कंपनी डिटेल्स को वेरीफाई करती है, तब उसे मालूम पड़ता है कि ये सारी डिटेल्स बिल्कुल सही है। मींस कंपनी का ओनरशिप अब चेंज हो चुका था। अब पुलिस की इन्वेस्टिगेशन भी ढीली पड़ जाती है और आसपास के लोग ये मान लेते हैं कि अमरजीत चौहान वापस इंडिया चला गया है। लेकिन ये बात ओनकर वर्मा को डाइजेस्ट नहीं हो रहा था कि तभी कुछ दिन बाद 5 मार्च 2003 को ओनकर न्यूजीलैंड से लंदन वापस आ जाता है और पुलिस के ऊपर दबाव बनाता है इस केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। फिर काफी मशक्कत के बाद पुलिस राजी होती है इस केस को दोबारा इन्वेस्टिगेट करने के लिए। पुलिस एक बार फिर से ओनकर के साथ अमरजीत के घर पे पहुंचती है एंड उस घर का मंजर ही कुछ अजीब था। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि चौहान फैमिली वापस इंडिया चली गई है, क्योंकि वॉशिंग मशीन में जस के तस कपड़े पड़े थे, डाइनिंग टेबल पे खाना लगा हुआ था, बच्चों के खिलौने बिखरे पड़े थे और उनके कपड़े भी वहीं पड़े थे। और इन सब में सबसे अजीब बात यह थी कि डाइनिंग
डाइनिंग टेबल पे गुरु ग्रंथ साहिब पड़ा हुआ था, द होली बुक ऑफ सिख। और वोनकर वर्मा को ये बात अच्छे से मालूम था कि उसकी माँ हर एक चीज भूल सकती है, वो अपना पासपोर्ट भूल सकती है, वो अपना टिकट भूल सकती है, लेकिन वो कभी गुरु ग्रंथ साहिब को अपने पास रखना नहीं भूल सकती। वो हमेशा उस पवित्र किताब को अपने साथ रखा करती थी। और ये बात वोनकर वर्मा ने पुलिस को भी बताई। इतना सब कुछ करने के बाद लंदन पुलिस इस केस को 21 मार्च 2003 को स्कॉटलैंड यार्ड सीरियस क्राइम ग्रुप को दे देती है। अब तक अप्रैल आ चुका था, लेकिन चौहान फैमिली का कुछ पता नहीं चल पाया था। लेकिन तभी पुलिस को एक डेड बॉडी समंदर के किनारे मिलती है, जिसकी पहचान अमरजीत चौहान से की जाती है। और वोनकर वर्मा ने भी उन्हें आइडेंटिफाई कर लिया था कि हाँ, ये बॉडी अमरजीत चौहान की ही है। अब तक लंदन पुलिस जो पूरी तरीके से स्वस्थ थी कि अमरजीत चौहान और उनकी फैमिली इंडिया लौट गई है, अब वही पुलिस अचानक से हरकत में आ जाती है। फिर पुलिस नए मालिक का पूरी कुंडली निकलवाती है, तो पता चलता है कि नए मालिक का नाम केनिथ रेगन है। ये अभी पुलिस के सामने बिल्कुल मासूम बनने का एक्टिंग कर रहा था, लेकिन 1980s और 90s के दौर में ये बहुत बड़ा ड्रग स्मगलर था, लाइक ए ड्रग लॉर्ड। ह्यूमन ट्रैफिकिंग का भी इसका बिजनेस था, इलीगल पासपोर्ट ये बनवाया करता था और ना जाने कई सारे इलीगल काम किया करता था। इलीगल कामों का किंग था केनिथ रेगन। और 1998 में इसे पुलिस वालों ने अरेस्ट किया था करीब 30 किलो हीरोइन के साथ, जिसकी कीमत लाखों डॉलर में थी। इसे 20 साल की जेल भी हुई थी, लेकिन फिर ये इस बात पे राजी होता है कि शहर के सारे छोटे बड़े ड्रग स्मगलर का पता वो पुलिस को देगा, उन लोगों का खुलासा करेगा। और सरकारी गवाह बनकर उसने ऐसा ही किया, जिसके चलते उसकी सजा को कम कर 3 साल का कर दिया गया था। 2002 में जब केनिथ रेगन जेल से बाहर आता है, तब उसके पास कुछ नहीं था, बिल्कुल कंगाली वाले स्थिति में था केनिथ रेगन। और उस वक्त पे अमरजीत चौहान ने उसकी हेल्प की थी। अमरजीत चौहान उसके लिए भगवान बन गया था और अमरजीत चौहान उसे अपनी कंपनी में एक जॉब देता है ताकि उसकी गुजर बसर हो सके। अब पुलिस वाले इसे हिरासत में लेकर पूछताछ करती है अमरजीत और उसके कंपनी के बारे में, लेकिन केनिथ रेगन तो इन सब कामों में काफी माहिर था, काफी मंझा हुआ खिलाड़ी था। वो पुलिस को कुछ नहीं बताता है, बस वही घिसा पिटा कहानी सुनाता है कि अमरजीत चौहान ने कंपनी को उसके नाम कर दिया है और वो वापस इंडिया चला गया है। केनिथ बार बार अपने डॉक्यूमेंट्स को पुलिस को दिखाता। पुलिस को एक बार फिर से कुछ हाथ नहीं लग रहा था, लेकिन तभी पुलिस के पास एक महिला का फोन आता है और मानो पुलिस वालों के लिए ये फोन कॉल वरदान साबित होती है। उस सिर्फ एक फोन कॉल ने इस केस को पूरी तरीके से पलट दिया था। ये फोन किसने किया था और फोन पर क्या बोला गया था, इसकी बात आगे की वीडियो में करेंगे। अब पुलिस एक बार फिर से केनिथ रेगन से पूछताछ करती है, इस बार बिल्कुल पुलिस की तरह, यू नो लाइक रियल पुलिस। तब भाई साहब सब कुछ उगल देते हैं। वो बताता है कि वो सीबा कंपनी में एज ए डिलीवरी बॉय काम करता था। फिर कुछ दिन बाद उसे पता चलता है कि अमरजीत चौहान इज प्लानिंग टू सेल द कंपनी और उसके बाद वो इंडिया लौटना चाहते हैं अपनी फैमिली के साथ। फिर केनिथ रेगन अमरजीत चौहान के पास जाता है और उसे बताता है कि उसके पास एक बायर है जो कि काफी अच्छा पैसा देने के लिए तैयार है, अराउंड 5 मिलियन देने के लिए तैयार है और इस डील के लिए मीटिंग केनिथ रेगन के घर पर ही हो जाएगी, ऐसा केनिथ ने अमरजीत से बोला था। अमरजीत चौहान भी रेडी हो जाता है और जैसे ही अमरजीत चौहान केनिथ रेगन के घर पहुंचता है, तभी उसके 2 साथी मिलकर अमरजीत चौहान को किडनैप कर लेता है। फिर अमरजीत चौहान को काफी टॉर्चर किया जाता है और कई सारे ब्लैंक पेपर के ऊपर उनका सिग्नेचर लिया जाता है और फिर ओनरशिप पेपर पर भी अमरजीत चौहान का सिग्नेचर लिया गया था। अब सीबा कंपनी पूरी तरीके से लीगली केनिथ रेगन के नाम हो जाती है। फिर अमरजीत चौहान को जबरदस्ती एक वॉइस मेल भेजने को बोला जाता है नैन्सी के पास। तभी अमरजीत चौहान ने वॉइस मेल को इंग्लिश में रिकॉर्ड कर कर भेजा था नैन्सी को। वैसे अमरजीत यूज्ड टू सेंड द वॉइस मैसेज इन पंजाबी, लेकिन इस बार उसने इंग्लिश में रिकॉर्ड कर कर भेजा था। एक तरीके से अमरजीत चौहान क्लू दे रहे थे नैन्सी को। फिर अमरजीत चौहान को वे लोग बड़ी ही बेरहमी से मार देते हैं। फिर वे लोग अमरजीत चौहान के घर जाकर उसके सारे फैमिली मेंबर्स को मार देते हैं। 2 साल के बच्चे को भी नहीं छोड़ा था, इवन 2 महीने के बच्चे को भी नहीं छोड़ा था उन लोगों ने। और फिर वे लोग बॉडी को ठिकाने लगा देते हैं। पुलिस केनिथ रेगन को अरेस्ट कर लेती है, लेकिन उसके बाकी के 2 दोस्त कुछ दिन बाद जाकर जर्मनी से अरेस्ट होते हैं। उन्हें वापस लंदन लाया जाता है। इस पूरे केस को सॉल्व करने में लगभग 100 करोड़ का खर्चा आया था। इससे पहले कि वीडियो क्लोज करूं, आपको उस महिला के बारे में बता देता हूं जिसने पुलिस को फोन किया था। उसका नाम था बेलिंडा ब्रेवन एंड शी इज द एक्स गर्लफ्रेंड ऑफ केनिथ रेगन। केनिथ बाकी के परिवार वालों को
मारने के बाद उन 5 की डेड बॉडी एक गाड़ी में कर एक फार्म हाउस पे ले आता है एंड वहां उन 5 को दफन कर देता है। और ये फार्म हाउस किसी और की नहीं बल्कि उसकी एक्स बेलिंडा प्रेविन की थी। और उस वक्त पे बेलिंडा अपने घर पर नहीं थी। फिर जब कुछ दिन बाद वो वापस आई तब केनिथ रेगन को डर लगने लगा कि कहीं वो पकड़ा ना जाए, जिसके कारण वो एक बार फिर से बेलिंडा के घर जाता है, वहां से 5 बॉडीज को निकालता है और फिर बॉडीज को गाड़ी में डालकर बीच समंदर में जाकर फेंक देता है नाव से। और ठीक उसी वक्त पे किसी काम से बाहर गई बेलिंडा वापिस आ जाती है और चुपचाप वो सारी हरकतें को नोटिस करने लगती है। और फिर बेलिंडा ने पुलिस को फोन किया था, तब जाकर पुलिस वालों ने केनिथ के साथ सख्ती से पेश आया था। पुलिस को केनिथ के सच्चाई के बारे में पता चलती है, उसके मकसद के बारे में पता चलता है, उसके मोटिव के बारे में पता चलता है। केनिथ रेगन एक बार फिर से ड्रग्स की दुनिया में अपना नाम बनाना चाह रहा था और अमरजीत चौहान की कंपनी उसके लिए वरदान साबित हो जाता अगर सब कुछ ठीक ठाक हो जाता तो इसी सिलसिले में केनिथ रेगन अमरजीत चौहान से जॉब की भीख मांगी थी ताकि वो उसके क्लोज आ सके और अपनी वारदात को अंजाम दे सके। अमरजीत चौहान, नैन्सी और चरणजीत कौर की बॉडी तो मिल गई थी, लेकिन बाकी के 2 बच्चों का बॉडी अभी तक नहीं मिल पाया। उनका कुछ पता नहीं चल पाया और शायद अब चले भी ना, क्योंकि इस केस को गुजरे लगभग 2 दशक से ऊपर का समय हो चुका है। बाकी केनिथ रेगन और उसके दोनों दोस्तों को उम्र कैद की सजा होती है इस केस में। आपको क्या कहना है इस केस के बारे में? प्लीज कमेंट एंड सब्सक्राइब। ये थी आज की केस स्टडी।